सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हमारी इंग्लिश की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश के सिलेबस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि फर्स्ट सिलेबस हमें इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, और आज हम उसी से एक एक टॉपिक अपना बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जो मेरा पहला टॉपिक है वो है सेंटेंस। क्या है? सेंटेंस। इसको मैंने थोड़ा सा आपको समझाया भी था कि सेंटेंस मेरा होता क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग वाक्य। क्या कहते हैं हिंदी में? वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। अब देखिए, इसकी डिफिनेशन देखेंगे हम लोग कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो पहले लिख दे रहा हूँ, फिर एक एक करके बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। इसकी जो डिफिनेशन होती है वो होती है ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस। देखिए, अभी केवल डिफिनेशन लिख रहा हूँ, अभी आपको एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। देखिए, आपकी जो परिभाषा होती है वो होती है ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अगर इंग्लिश में हम लोग इसको हिंदी में इसका डिवाइड करें, इंग्लिश से हिंदी में इसको ले जाएं, तो कुछ क्या बनेगा? देखिए, ग्रुप माने क्या होता है? समूह। देखिए, हम हिंदी से इंग्लिश बताए थे ना, हम दोनों को कंपेयर करके पढ़ाएंगे ताकि क्योंकि आपको तो हिंदी आती है लेकिन उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना भी आप सीख जाएंगे। देखिए, ग्रुप माने होता है समूह, और आप माने का, वर्ड माने होता है शब्द। शब्दों लिख लो तो हो जाएगा वहाँ शब्दों का समूह। कैसा? ऐसा समूह। शब्दों का ऐसा समूह जिसका, जो मेक माने बनाता हो, क्या बनाता हो? कंप्लीट माने संपूर्ण। कंप्लीट माने होता है संपूर्ण। सेंस माने अर्थ, इज माने है, कॉल्ड माने कहते हैं, और सेंटेंस माने क्या कहते हैं? वाक्य। देखिए, अब हिंदी में कुछ अगर इसको पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? समूह का शब्दों ऐसा बनाता संपूर्ण अर्थ है, कहते सेंटेंस या वाक्य। तो अब हिंदी में आपने कभी पढ़ा होगा कि एक आता है अशुद्ध वर्तनी, या अशुद्ध वर्तनी को हम लोग क्या करते थे? शुद्ध करते थे ना। तो ठीक उसी प्रकार अगर हिंदी को आप केवल देखो तो यहाँ पर हिंदी आपको सही क्रम में लिखा नहीं मिलेगा। अगर इसको आप सही क्रम में लिखोगे तो क्या बन जाएगा? शब्दों का ऐसा समूह जिसका संपूर्ण अर्थ बताता हो, या जो संपूर्ण अर्थ बताता हो, उसे वाक्य कहते हैं। क्लियर भाई? एक ग्रुप माने समूह, आप माने का, वर्डों माने शब्दों का ऐसा समूह जिसका या जो, मेक माने बनाता हो, कंप्लीट माने संपूर्ण, और क्या? सेंस माने अर्थ, इज कॉल्ड कहते हैं उसको सेंटेंस माने वाक्य। क्लियर? एकदम क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो आपसे अगर पेपर में आएगा या आपसे कोई पूछेगा तो आप बताओगे ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। बोलो, मजा आया? मजा आया ना? देखिए, बहुत हल्के से पढ़ना है मेरे को, हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट के नज़रिए से हम लोग देखेंगे, तभी मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो पाएगा। अब हम लोग देखते हैं मेरे कि जो हमारे सेंटेंस होते हैं आखिर में वो कितने प्रकार के होते हैं, या इसको कह लें तो मेरे जो सेंटेंस होते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप माने प्रकार, आप माने के, सेंटेंस माने वाक्य। वाक्य जो होते हैं कितने प्रकार होते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, इसका मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया। सपोज करो मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई माने मैं, एम माने रहा हूँ, टीचिंग माने पढ़ा रहा हूँ। क्या? इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? एक वाक्य। क्लियर? क्या हो जाएगा? आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ पर आ भी लगता है। कुछ बच्चे अब कमेंट में कर सकते हैं कि सर यहाँ आ लगता है, तो आ भैया कोई ज़रूरी नहीं होता है। ठीक, यहाँ पर आपको आ लगाना है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप आ ना लगाइए। सीधे मैंने कहा आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। क्लियर? सेंटेंस क्लियर? अब देखेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के हो, तो सभी पार्टों को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए, हर चीज़ आपको बताई जाएगी, सब कुछ बताया जाएगा, बस आपको वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है और वीडियो को समझते भी रहना है। देखिए, अब जो मेरे सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस मैं इस तरफ लिख रहा हूँ
मेरा होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस या टाइप ऑफ सेंटेंस। चलिए टाइप लिख रहा हूँ, टाइप ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस या वाक्य के प्रकार। अब जो वाक्य होते हैं वो टोटल तुम्हारे 6 प्रकार के होते हैं, तुम्हारे टोटल 6 प्रकार के होते हैं। जो पहला आता है उसको हम लोग कहते हैं असर्टिव, पहले वाले को कहते हैं असर्टिव, या हिंदी में इसको कह लें तो इसको बोलते हैं साधारण वाक्य। हिंदी में बोलते हैं असर्टिव को साधारण वाक्य। दूसरा जो आपका आता है वो होता है इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद तीसरा आता है आपका इम्परेटिव, इम्परेटिव इसको इंग्लिश में हम लोग हिंदी में इम्परेटिव को बोलते हैं, इम्परेटिव को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। इसको क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक। उसके बाद जो तुम्हारा आता है चौथा नंबर वो होता है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग विस्मयबोधक, विस्मयबोधक वाक्य। और जो लास्ट आपका आता है यहाँ पर नीचे मैं लिख रहा हूँ, जो लास्ट आपका आता है वो होता है, देखिए क्या क्या हो गया, असर्टिव हो गया मतलब साधारण वाक्य, इंट्रागेटिव हो गया यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, इम्परेटिव हो गया यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य, और एक्सक्लेमेटरी हो गया यानी कि विस्मयबोधक वाक्य। और लास्ट आपका आता है, लास्ट आपका होता है ऑप्टेटिव। क्या होता है तुम्हारा? ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव इसको हिंदी में कहते हैं इच्छावाचक या इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। क्लियर हो गया? इतना इतने होते देखिए अभी मैंने केवल आपके सामने ग्राफ बनाया है, अभी एक एक लिखकर हम लोग इसके पार्ट कितने होते हैं, किस टाइप के सेंटेंस होते हैं, विद एग्जांपल इसको समझेंगे। क्लियर हो गया ना इतना? चलिए पहले हम लोग बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव जैसा कि हिंदी में लिखा भी है इसको कहते हैं साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं खाता हूँ, या इंग्लिश में इसको कह ले आई एम टीचिंग, आई एम ईटिंग, यू आर स्टडी, यू आर रीडिंग वेरी वेल यानी कि तुम बहुत अच्छा पढ़ाई करते हो। तो ये सब जो तुम्हारे हो जाएंगे ये हो जाएंगे साधारण सेंटेंस। क्लियर? उसके बाद बात करें इंट्रागेटिव, तो हिंदी में इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा वो मेरे प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएंगे। कैसे? मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, इन विच क्लास डू यू रीड, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, या मैंने पूछा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो ये सब जो तुम्हारे वाक्य होंगे ये होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और एक चीज मैं आपकी यहीं से क्लियर करा दे रहा हूं कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होंगे इनके लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, अगर हिंदी में इसको कहें तो ये प्रश्नवाचक वाक्य लगा मिलेगा। देख सकते हो आप इस टाइप जो इंट्रागेटिव सेंटेंस होंगे उसमें प्रश्नवाचक वाक्य लगा मिलेगा। और एक चीज और, इसमें जब वो जितने भी वाक्य होते हैं वो तुम्हारे होते हैं क्या? प्रश्न पूछने वाले वाक्य होते हैं। क्लियर हो गया ना? फिर बात करते हैं ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव मतलब होता है आज्ञा सूचक। जब मैं किसी को आज्ञा देता हूं तो मेरे आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ओपन द डोर, दरवाजे को खोलो, तो मैंने आपको आज्ञा दिया ना कि आप दरवाजे को खोलो। ऐसे ही जितने वाक्य आते हैं वो सब हमारे आज्ञा सूचक वाक्य आते हैं। फिर आता है आपका 5 नंबर एक्सक्लेमेटरी, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्मयबोधक। विस्मयबोधक मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है हम लोग आश्चर्य प्रकट करें, जैसे ओह सैड यानी बहुत दुख हुआ हमें, वैसे यानी का हुर्रे वी वन द मैच यानी कि मैं मैच को जीत गया, मैंने अपना भाव प्रकट किया, वही हो गए हमारे क्या? विस्मयबोधक वाक्य। फिर आते हैं इच्छा सूचक वाक्य। अब इच्छा सूचक वाक्य क्या होते हैं? देखिए जिसमें हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं वो मेरे इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। जैसे मैंने कह दिया आई विश, मैं विश करूंगा, अब कुछ भी विश करूंगा कि यू आर क्रैक द एग्जाम। मैंने कहा आई विश यू आर क्रैक द एग्जाम, मेरी कामना है कि आप एग्जाम को पार कर लोगे। मैंने कहा आई विश यू आर क्रैक द एग्जाम, आप एग्जाम को क्लियर कर लोगे या पार कर लोगे। तो वो बेटा जो मेरे होंगे वो सब मेरे होंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इतना क्लियर? देखिए सारी क्लियर, लेक्चर समझ में आया। अब एक एक करके हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहुंचते हैं अपने कहाँ? पहले सेंटेंस की तरफ, जो कि है मेरा असर्टिव सेंटेंस। क्या है मेरा? असर्टिव सेंटेंस। देखिए आपको पहले समझना है, उसके बाद हम लोग उसको बहुत ज़्यादा विस्तार से क्लियर करेंगे।
ओके ना। बहुत ज़्यादा विस्तार से हम लोग क्लियर करेंगे, आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। यहीं से हम लोग सीखेंगे कि अपने सेंटेंसों को हम लोग इंट्रोगेटिव को इंपरेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अफर्मेटिव को निगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब चीज़ें अपन लोग सीखेंगे। ठीक, चलिए जो पहला सेंटेंस आपका आता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। वो होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, साधारण वाक्य। हिंदी में क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस में हम लोग स्टेटमेंट देते हैं। देखिए डिफिनेशन आपको पूरी हम यहाँ बता तो सकते हैं, लेकिन आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक, उसके लिए आपको नोट्स दी जाएंगी, उसमें से आप घर पे बैठकर याद करना। यहाँ पर केवल आपको समझाया जाएगा, यहाँ पर केवल आपको रास्ता बताया जाएगा, उस पर चलने का काम आपका तो बेटा खुद का है। मेरी बात से सहमत हो तो बताओ। यहां से आपको केवल रास्ता बताया जा सकता है, लेकिन उस पर चलने का काम आप खुद करोगे, आप खुद अपने पैरों से चलोगे। हिंट दिया जाएगा आपको हिंट दिया जाएगा, तभी तो आप किसी चीज को पहचान पाओगे। वही काम असर्टिव सेंटेंस, आपको समझाया जाएगा, लेकिन डिफिनेशन आपको याद करनी है। एग्जाम्पल आपको बता दिए जाएंगे, कन्वर्ट करना आपको बता दिया जाएगा, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा। क्लियर, बोलो क्लियर हो गया ना। चलिए जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। अब स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँ, मैं अपनी बात कहूँगा, या सीधे शब्दों में समझो तो मैं अपनी बात कहूँगा। जैसे हिंदी में हम कहते हैं, जैसे मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ाता हूँ, वह अच्छा पढ़ाता है। तो ये सब कहने का मतलब मैं अपनी बात कह रहा हूँ ना, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा स्टेटमेंट। मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं बात कह रहा हूँ, तो ये मेरा हो गया असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। देखिए जो हम अपनी बात कहते हैं वो दो प्रकार से कहते हैं। एक तो हम लोग पॉजिटिव थिंग में कहते हैं, और एक तो हम लोग निगेटिव थिंग में कहते हैं। कहने का मतलब देखिए, एक हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में देंगे, एक हम लोग पॉजिटिव में देंगे, और दूसरी हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव में देते हैं। दूसरी हम लोग निगेटिव में देते हैं। अब पॉजिटिव क्या होता है, मतलब कि जो हमारी होती हैं ऐसे, मतलब जो हम जिसमें नॉट ना लगा हो, कहने का मतलब जिसमें नहीं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता, वो मेरे पॉजिटिव कहलाते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, ये मेरे हो गए पॉजिटिव। उसके बाद मैं खाता हूँ, ये मेरे हो गए पॉजिटिव। अब यही हो गई मेरी पॉजिटिव सोचें हो गई। लोग कहते भी हैं ना, यार तुम्हारी सोच बहुत निगेटिव है। निगेटिव माने उल्टा, और पॉजिटिव माने यार तुम्हारी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। देखिए हर चीज़ को बेटा गांव से, अपनी लाइफ से रिलेट करोगे तो वो आपको ज़्यादा क्लियर होगी। जैसे इसको कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ को ना प्रैक्टिकली समझेंगे, प्रैक्टिकल से करके अगर किसी चीज़ को समझेंगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आएगी। देखिए इंग्लिश बहुत बच्चे कहते हैं हार्ड है, बहुत बच्चे क्या कहते हैं इंग्लिश हार्ड है, लेकिन मैं नहीं कहता इंग्लिश हार्ड है। आप इंग्लिश का बोलने में प्रयोग करिए। एक बार गलत बोलोगे, दो बार गलत बोलोगे, तीन बार गलत बोलोगे, लेकिन लाइफ में आप कभी भी गलत नहीं बोल सकते। एक समय ऐसा आएगा कि आप इंग्लिश बिल्कुल हिंदी के समान बोलेंगे ना। देखो डर नहीं लगना चाहिए कि इंग्लिश हमको खा जाएगी। पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ने का मन बनाएंगे तो पढ़ेंगे। अगर किसी चीज़ से मन मेरा हट गया तो हम भी उसको कर नहीं सकते, ना पढ़ सकते ना कर सकते। क्लियर। देखिए असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट मेरे दो प्रकार के होते हैं। एक तो हम पॉजिटिव स्टेटमेंट किसी को देते हैं, दूसरा मैं निगेटिव स्टेटमेंट किसी का दूंगा। पॉजिटिव में क्या होगा, नॉट मेरा नहीं आता, नहीं का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन निगेटिव में मेरा नॉट का प्रयोग होता है। यानी जो इसमें होगा वो नॉट का प्रयोग होगा। निगेटिव का मतलब ये होता है नॉट का प्रयोग होगा। अब जैसे निगेटिव सोचे हमारे कौन कौन से हो सकते हैं निगेटिव स्टेटमेंट, कि वह अच्छा लड़का नहीं है उसके पास मत जाओ। मैंने अपनी सलाह दिया कि वह अच्छा लड़का नहीं है उसके पास मत जाओ, तो ये सब मेरी हो गई निगेटिव स्टेटमेंट। क्लियर इतना। ठीक इसी प्रकार देखिए हमने क्या सीखा, जो मेरे असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम लोग अपना स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट हम दो प्रकार से दे सकते हैं, एक तो पॉजिटिव थिंग में, दूसरा हम निगेटिव थिंग्स में। इतना क्लियर। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस हमारे होते कितने प्रकार के हैं। असर्टिव सेंटेंस हमारे होते कितने प्रकार के हैं। असर्टिव सेंटेंस जो बच्चा होते हैं हमारे वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला क्या आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य।
सकारात्मक वाक्य। और सकारात्मक वाक्य क्या होता है? ऐसे वाक्य जिसमें हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं वो मेरे सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। क्लियर? ये जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे तो इस टाइप के सेंटेंस होंगे, इसमें हम लोग ना अपने नॉट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्लियर? देखिए इसकी डिफिनेशन लिखने को नहीं आएगी, हो सकती है इसकी आएगी, अफर्मेटिव की आ सकती है, इसके टाइप पूछ सकता है, लेकिन अफर्मेटिव और निगेटिव की नहीं आएगी। असर्टिव की पूछ सकता है, अफर्मेटिव निगेटिव तो बेटा कन्वर्ट करने को आएगा। हो सकता कन्वर्ट करने में अगर पूछेगा तो पूछेगा, लेकिन ये होता तो डिफिनेशन में कभी नहीं पूछेगा। इसके यहाँ डिफिनेशन पूछेगा, असर्टिव के पूछेगा, लेकिन अफर्मेटिव के कभी भी नहीं पूछेगा। असर्टिव क्लियर क्या होता है? इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए मैं लिखे ही दे रहा हूँ, नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ये क्लियर हो गया ना अफर्मेटिव। अब दूसरा जो इसका आता है असर्टिव सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट होता है उसको कहते हैं हम लोग निगेटिव। क्या कहते हैं? निगेटिव। अब निगेटिव का मतलब क्या होता है? निगेटिव का मतलब होता है निषेधात्मक वाक्य। अगर इसको हिंदी में कहें, निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है निषेधात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। अब निषेधात्मक वाक्य में क्या होगा? निषेधात्मक वाक्य में बेटा नॉट का प्रयोग होगा। क्लियर? निषेधात्मक में नॉट का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पर निषेधात्मक है, यहाँ पर नॉट का प्रयोग होगा। यहाँ पर क्या था? नॉट का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन इसमें क्या होगा? नॉट का प्रयोग होगा, नॉट का प्रयोग तुम्हारे होगा। क्लियर? नॉट का प्रयोग होगा, एकदम क्लियर। मैंने पढ़ा क्या यहाँ पर? मैंने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस। पहला असर्टिव सेंटेंस में होता क्या है? स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट दो प्रकार से देते हैं, एक तो हम लोग पॉजिटिव थिंग में देते हैं, दूसरा निगेटिव थिंग में देते हैं। इतना क्लियर? अब मेरा जो असर्टिव सेंटेंस कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। अफर्मेटिव में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, बट निगेटिव में नॉट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि अगर अफर्मेटिव में सेंटेंस दिया गया है तो उसको हम लोग निगेटिव में कैसे बनाएंगे। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं अगर अफर्मेटिव में दिया गया तो उसको निगेटिव में कैसे बनाएंगे। इसको जल्दी नोट कर लीजिए सब लोग। चलिए ठीक, नोट हो गया ना? देखिए सब कुछ बताया जाएगा, बिल्कुल सब कुछ बताया जाएगा आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी है, दिक्कत तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अपने दिमाग से, अपने शरीर के अंदर से प्रॉब्लम नाम की बीमारी को बाहर निकाल दो। पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसको बाहर निकाल दो, सब कुछ आपको बताया जाएगा। क्लियर? देखिए ये एग्जाम्पल से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। देखिए जो मेरा सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक आता है मेरा सब्जेक्ट, बहुत अच्छे से समझ नहीं पाओगे। दूसरा होता है मेरी हेल्पिंग वर्ब, मैं यहाँ पर HV लिख रहा हूँ, अब ये मत कहना शॉर्ट में लिख रहे हो। H से होता है हेल्पिंग, V से होता है वर्ब, और फिर लास्ट में आता है मेरा ऑब्जेक्ट, या इसको अदर वर्ड भी कहते हैं। ठीक? जो मेरा वाक्य होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर हिंदी में इसके जाए तो बनेगा कर्ता। अभी देखना कहोगे हाँ सर जी पढ़े हैं। कर्ता और हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, और तुम्हारी जो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वह कर्म। जो मेरा हिंदी में वाक्य होता है बच्चा वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, कर्ता, सहायक क्रिया और कर्म। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में भी मेरा सेंटेंस तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। क्लियर? देखिए कोई भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, वो बिना इन तीन चीज़ों से मिलकर बन भी नहीं सकता। अगर ये तीन चीज़ें नहीं है तो सेंटेंस ना बनेगा ही नहीं। ये तीन चीज़ें होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ, सब्जेक्ट अपने समय के हिसाब से बदलता रहेगा। जैसे इस टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, लेकिन अगले समय रमन सर पढ़ा सकते हैं तो वो सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो सब्जेक्ट ना अपनी सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। ठीक उसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब टेंस के हिसाब से बदलती रहती है। हेल्पिंग वर्ब ना मेरी टेंस के हिसाब से बदलती रहती है। मेरी इंग्लिश ग्रामर में टेंस कितने होते हैं पता है? इन टेंस होते हैं तुम्हारे 12। कौन कौन से? चलिए यहाँ पर टेंस की बात नहीं करते, लेकिन आपको एक बात बता दे रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस।
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, कितने हो गए 12। तो उस हर एक सेंटेंस में अपनी हेल्पिंग वर्ब अलग होती है। जिस प्रकार हर परिवार की शान अलग होती है, ठीक उसी प्रकार हर सेंटेंस की अपनी अलग पहचान होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगता है। ये तो हो गई बात की बात, मैं आपको यहाँ क्लियर करा रहा था इसलिए यहाँ पर आ गया, नहीं टेंस की तो वैसे यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, यहाँ टेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब देखो यहाँ पर, अब हम लोग बात कर ले मेरा सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने में ना प्रॉब्लम कर देते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती भी यार यहाँ है, होती भी यहाँ पर है, लेकिन अब नहीं होगी। देखो क्यों, जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है, जो काम करता है वो मेरा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। देखिए अभी एग्जांपल देंगे तो बिल्कुल 110% आपको समझ में आएगा। अगर मज़ा नहीं आएगा ना तो बता देना कि सर आज मज़ा नहीं आया। मज़ा आएगा, डेली ऐसी ही क्लास आपको मिलेंगी, आपको नो टेंशन। जितने लोगों ने कल कहा था कि सर आप यही केवल बताओगे क्या, उनकी समझ में आ जाएगा कि भैया इंग्लिश की क्लास ऐसी होती है, समझे ना, इंग्लिश की क्लास ऐसी होती। देखिए मैंने बताया था जब तक भैया न्यू नहीं बनेगी तब तक घर कहाँ से बना लोगे, क्या यार आसमान से लटका दोगे घर, उसको तो जमीन से ही उठाना पड़ेगा। जमीन कहाँ रिलेट करेंगे हम लोग, सिलेबस से या अपने बेस से, समझे ना बात को। देखिए जो सब्जेक्ट होता है बच्चा वो होता है जो काम करता है, और जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा इसका मतलब होगा जिस पर काम होगा, जिस पर काम होगा, जिस चीज पर काम होगा वो मेरा सब्जेक्ट कहलाता है, और जो काम करता है वो मेरा क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है मेरा, वो कहलाता है मेरा सब्जेक्ट। क्लियर। देखिए यहाँ पर एक चीज और होती है, यहाँ पर एक चीज और होती है, मेन वर्ब होती है जिसको क्रिया बोलते हैं। लेकिन अभी क्रिया नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो मैं क्रिया क्यों पढ़ूं, लेकिन अभी एग्जाम्पल लिखूंगा तो उसमें तुम्हारा क्रिया आएगा। तो आप क्रिया का मतलब हिंदी इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, इंग्लिश में क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ब। ठीक। देखिए क्लियर, सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम होता है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बात खत्म कर दे, क्लियर ही कर ले। देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई एम डूइंग अ वर्क। मैंने एग्जाम्पल लिखा क्या, आई एम डूइंग अ वर्क। आई माने मैं, एम माने कर रहा हूँ, डूइंग माने कर रहा हूँ, वर्क माने कार्य, मैं कार्य कर रहा हूँ। तो इसमें देखो कौन कार्य कर रहा है, देखकर बताओ इसमें कौन कार्य कर रहा है। देखिए 90% बता रहा हूँ, 90% तुम्हारा सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा होगा। एक सेंटेंस की बात, दो सेंटेंस की बात छोड़ दूं, कौन कौन से, एक तो इंट्रागेटिव और दूसरा में आता है एक्सक्लेमेटरी। इन दोनों सेंटेंसों की अगर बात छोड़ दूं तो तुम्हारा ना सब्जेक्ट 90% सबसे पहले जो लिखा मिल जाएगा वही होता है बच्चा सब्जेक्ट। जो सबसे पहले लिखा मिल जाएगा वही होगा तुम्हारा सब्जेक्ट। क्लियर। और सब्जेक्ट के बाद हमेशा आती है हेल्पिंग वर्ब, याद रखना सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, समझे। ये हो गया। देखिए इसमें कौन काम करता है, तो मैंने देखा आई माने क्या होता है, मैं, आई माने होता है मैं, तो यार इसमें मैं कार्य कर रहा है, तो मैंने पढ़ा जो काम करता है वो मेरा सब्जेक्ट। बताओ प्रॉब्लम सब्जेक्ट में होगा कि नहीं होगा ये सब्जेक्ट, भैया मैं सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, यानी आई सब्जेक्ट होगा क्योंकि आई कार्य कर रहा है। हो गया इतना। और यहाँ पर खोजो क्या, यहाँ पर कोई किस पर काम हो रहा है, तो भैया डूइंग माने होता है करना, वर्क माने कार्य, तो इसमें तो कोई कार्य किसी पर कार्य हो ही नहीं रहा। अभी मैं कह दूं आई एम डूइंग अ वर्क, आई एम डूइंग अ वर्क इन फील्ड, इन फील्ड, तब यहाँ पर देखते हैं कि जो कार्य हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, वो खेत में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, खेत में। तो खेत हमारा क्या बन जाता, ऑब्जेक्ट बन जाता। क्यों बन जाता, क्योंकि जिस पर काम होता है हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। बताओ क्लियर, जिस पर काम होता है क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है, और ऑब्जेक्ट तुम्हारा वो होता है जिस पर कार्य होता है, जिस पर कार्य होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जो कार्य करता है हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। बोलो बच्चा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम, बोलो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में नहीं प्रॉब्लम ना कोई। ठीक, चलिए देखिए ये मत समझना कि सर आप मुझे इतने स्लो पढ़ा रहे हो, भैया अभी कोई जल्दी नहीं है,
अभी कोई जल्दी नहीं है आपको, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठेगा, ये गारंटी मेरी है। अगर आप जल्दी करोगे तो मेरे को क्या, मैं तो सिर्फ देखूंगा, ऐसे पढ़ा दूंगा, आप पढ़ लेना। लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है मैं आपको हर एक छोटी छोटी बात देखिए बताने की कोशिश करता हूँ, हाँ हो सकता कहीं थोड़ा बहुत लिखने में मिस्टेक हो जाए, क्योंकि भैया हम भी एक आदमी है, कोई मशीन नहीं, जितने पे सेट कर दिया उतने पे चलती रहे। आदमी हूँ, आदमी से ही गलती होती है, समझे ना। हाँ ठीक, चलिए अब इतना क्लियर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर। चलिए ठीक, अब हम लोग अपना जो मेन फॉर्मेट है वो देखते हैं, हमारा मेन फॉर्मेट क्या कहता है। देखिए सब्जेक्ट, देखिए दुनिया का सेंटेंस कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है, 3 चीज़ों से, सब्जेक्ट, हेल्पिंग और ऑब्जेक्ट। अब बात करेंगे कि टाइप ऑफ सेंटेंस के प्रकार से हम सब्जेक्ट कितने प्रकार, सेंटेंस हमारा किस टाइप से बनेगा। देखिए सबसे पहले आता है तुम्हारा सब्जेक्ट, इतना क्लियर। अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपकी आती है वर्ब, और फिर लास्ट में आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। ये होता है तुम्हारा मेन फंडा, ये होता है तुम्हारा मेन फंडा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, समझे ना, असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा वर्ब। वर्ब को देखिए हिंदी में एक बार फिर से लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और कर्म का ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। अच्छा सब कुछ तो बता दिए, क्रिया नहीं बताया। देखिए क्रिया का मतलब होता है कार्य, कौन सा कार्य हो रहा है वहां पर, वही मेरी हो जाएगी क्रिया। चाहे जो सेंटेंस लिखा हो, उस सेंटेंस में पहचानेंगे कि मेरा कौन सा कार्य हो रहा है, वही हो जाएगी मेरी क्रिया। अब एक एग्जांपल से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपके बुक के एग्जांपल हम सॉल्व कराएंगे, ऐसा नहीं सॉल्व कराएंगे, आपके बुक के ही सॉल्व कराएंगे। जैसे मैंने कहा यू आर अ गुड बॉय, देखिए मैंने कह दिया यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, कहने का मतलब तुम अच्छे लड़के हो, तुम अच्छे लड़के हो। देखिए अब इसमें मैं आपसे देखिए पहले हर चीज क्लियर कराऊंगा। आप बताओ सब्जेक्ट कौन है, आप इसमें देख के बताओ सब्जेक्ट कौन है। तो मैंने देखा यू माने तुम यार हो अच्छे लड़के, तुम हो ना अच्छे लड़के, तो इसमें कार्य कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो, तो तुम मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया मेरा सब्जेक्ट। बोलो इतने में कोई प्रॉब्लम। और मैंने बताया था सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर, क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद अब गुड बॉय, अब गुड बॉय माने, गुड माने क्या होता है हमारा, गुड माने अच्छा, और अच्छा होना क्या है, एक अच्छा होना क्या है, क्रिया हो जाएगी यहाँ पर। क्लियर, क्या होगा, यू आर अ गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो। तो मैंने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट सब क्लियर कर लिया। तो ये होता है मेरा असर्टिव सेंटेंस। अब मैं यहाँ से बात करूँ कि इसको निगेटिव सेंटेंस में बनाइए। देखिए ये मेरा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बन गया, अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पर एक बार फिर से लिख रहा हूँ मैं ताकि आपको एकदम साफ दिखे। हाँ हो सकता है कभी लाइट की प्रॉब्लम हो तो साफ ना दिखे, लेकिन ऐसे भी कोशिश पूरी की जाती है साफ आपको दिखाई पड़े। ठीक लिखा है, यू आर अ गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो। ये मेरा जो सेंटेंस है ये असर्टिव के अफर्मेटिव का सेंटेंस है, अफर्मेटिव का सेंटेंस है। भैया क्यों है अफर्मेटिव का सेंटेंस बताओ, क्योंकि इसमें जो है, इसमें मेरा ये पॉजिटिव थिंग बताई गई है, इसमें मेरी पॉजिटिव थिंग बताई गई, इसमें नॉट का प्रयोग कहीं भी नहीं है। तो ये मेरा अफर्मेटिव हुआ कि नहीं हुआ बताओ, ये मेरा अफर्मेटिव हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इसमें नॉट तो कहीं लगा ही नहीं। कहाँ कहीं लगा, आपको नॉट लिख रहा, यू है, आर है, ए है, गुड है, बॉय है, नॉट नहीं है। तो ये मेरा हो गया ना। अब अगर कहा जाए, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को, इस सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलो, तब आप क्या करोगे, दुनिया के किसी भी सेंटेंस को, दुनिया के किसी भी सेंटेंस को अगर निगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए कह देगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है। समझे, हिंदी में समझो। अगर किसी भी सेंटेंस को निषेधात्मक वाक्य में बदलने के लिए कह देगा तो सहायक क्रिया के बाद आप नॉट का प्रयोग करोगे, उसके बाद वाक्य जैसा था वैसे ही रहेगा। देखिए सहायक क्रिया कहाँ है भाई, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया आती है कि नहीं आती है, तो इसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे अपना नॉट, बाकी सब कुछ वही रहेगा। क्लियर, लगा देंगे नॉट, बाकी सब कुछ वही रहेगा। देखिए अगर इसी सेंटेंस को मैं निगेटिव में बनाऊं, इसी सेंटेंस को मैं निगेटिव में बनाऊं तो देखिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ
भैया सब्जेक्ट तो आएगा, सब्जेक्ट लिख लेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया भी आएगी तो सहायक क्रिया भी लिख लेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, नॉट लिखेंगे, बाकी सेम वैसे तो सेम वैसे हम लोग लिख लेंगे आ गुड बॉय। इसका मतलब था तुम अच्छे लड़के हो, और इसका मतलब है तुम अच्छे लड़के नहीं हो, तुम अच्छे लड़के नहीं हो, समझे, तुम अच्छे लड़के नहीं हो, तुम अच्छे लड़के हो। ये मेरी पॉजिटिव थिंग थी, और पॉजिटिव थिंग कहते हैं किस में है, अफर्मेटिव में। ये मेरी निगेटिव थिंग है, ये किस में कहते हैं, निगेटिव में। क्लियर। अगर किसी भी शब्द वाक्य को निगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, वो मेरी निषेधात्मक वाक्य बन जाता है या निगेटिव सेंटेंस बन जाता। अब 5 एग्जाम्पल लिखूंगा, इस तरफ लिखूंगा अफर्मेटिव, इस तरफ लिखूंगा निगेटिव, साथ में करना, देखिए कितना मजा आएगा, देखिए कितना मजा आएगा, साथ में करना बस। चलिए एक तरफ लिखेंगे अफर्मेटिव, दूसरी तरफ लिखेंगे निगेटिव। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मैं यही बताता रहूँगा। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे जो कि है मेरा इंट्रागेटिव सेंटेंस। ठीक, चलिए यहाँ से लाइन खींच रहा हूँ, एक बीच में लाइन खींच दे रहा हूँ। इधर हम लोग लिखेंगे अफर्मेटिव, इधर लिखेंगे अफर्मेटिव, और इधर लिखूंगा मैं निगेटिव, इधर लिखूंगा मैं निगेटिव। अब मैं अफर्मेटिव एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, अमिता इज गोइंग टू स्कूल, इज गोइंग टू स्कूल। मैंने लिख दिया अमिता इज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट मैंने लिख दिया दे आर नॉट, देखिए इसमें का पहला नंबर आपको करके बताना है, दूसरा नंबर लिख रहा हूं, दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल मतलब पैर से खेलने वाला बॉल। ये हो गया ना। अब इसमें मैं दूसरा नंबर लिखूंगा यहाँ पर, नहीं दूसरा नंबर आपको बताना है, ये पहला हो गया। तीसरा नंबर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देयर आर 4 डायरेक्शन, देयर आर 4 डायरेक्शन। डायरेक्शन माने आपका होता है दिशाएं, दिशाएं पता है मेरी 4 दिशाएं होती हैं, डायरेक्शंस। चलिए 3 एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सॉल्व दे रहा हूँ, अब आपको बताना है। देखिए 2 इधर लिखे हैं और 1 इधर लिखा है, आपको बताना। देखिए जो पहला नंबर है लिखा है अमिता इज डूइंग टू स्कूल, मैंने कहा इसको निगेटिव में कन्वर्ट करिए भैया, बहुत अच्छे से समझना। लिखा है अमिता इज डूइंग टू स्कूल, इसको निगेटिव में लिखिए। चलिए बताइए सबसे पहला फोकस कहाँ जाना चाहिए, सबसे पहला फोकस सब्जेक्ट पे जाना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, अमिता, और मैंने बताया क्या, सब्जेक्ट कहाँ लिखते हैं, सबसे पहले। चलिए मैं यहाँ पर सब्जेक्ट अपना सबसे पहले लिख रहा हूँ, हो गया अमिता। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही होगी, इज लगा है तो इज यहाँ पर लगा देंगे। अब हमको बदलना काहे में है, निगेटिव में, और हमको पता है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के बाद निगेटिव यानी कि नॉट लगेगा, तो मैं नॉट अपने हाथ से लगा दूंगा, बाकी सेम जैसे है वैसे ही रहेगा। अमिता इज नॉट गोइंग टू स्कूल, SCHOOL। चलिए बन गया भैया निगेटिव, बन गया निगेटिव। बोलिए इतने में कोई प्रॉब्लम। देखिए मैं हर चीज आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तभी आपको मजा आएगा। देखिए क्या था, अमिता इज गोइंग टू स्कूल, उसको निगेटिव बनाना था, और निगेटिव में हमें पता है सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे, सेम कॉपी पेस्ट मारते हैं बाकी, समझे। सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे, बाकी जितना है कॉपी और पेस्ट। मैंने अमिता इज लिख लिया, अमिता इज लिख लिया, इस सहायक क्रिया थी उसके बाद नॉट लगा दिया, बाकी लिख दिया गोइंग टू स्कूल। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इस तरफ लिखा है दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल मैच, फुटबॉल। दे माने वे, आर माने नहीं, आर माने हैं, नॉट माने नहीं, प्लेइंग माने खेल, फुटबॉल माने फुटबॉल। वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे। ये भैया निगेटिव में दिया गया, मैंने कहा इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप अफर्मेटिव में। तब क्या करोगे सर, ये तो आपने बताया नहीं निगेटिव को अफर्मेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही दिमाग में सोच प्रश्न आया होगा ना, यही सोच रहे होगे ना। अरे तो क्या करना यार, यहाँ पर नॉट हटा दो तो बस बन गया अफर्मेटिव, यहाँ से नॉट गायब कर दो बन गया अफर्मेटिव। देखिए नॉट अगर मैं यहाँ पर ढक लूँ तो क्या बचा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, बन गया।
क्यों? क्योंकि निगेटिव में नॉट लगाते हैं बस, लेकिन अफर्मेटिव में नॉट बिल्कुल नहीं लगता है, तो मैंने नॉट हटा दिया यहाँ पर, बाकी सब लिख लेंगे। 2 नंबर मेरा क्या हो जाएगा? दे आर प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल, देखिए कितना मजा आ गया भैया, मजा आया ना? कितने मजे से हम लोगों ने पढ़ लिया अपना ये सेंटेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव, असर्टिव पूरा क्लियर। देखिए अब दूसरा क्या है? तीसरा नंबर, दे आर 4 डायरेक्शन। दिशाएं 4 होती हैं, दिशाएं 4 होती हैं। अब इसको निगेटिव में बनाना है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट दे आर हेल्पिंग वर्ब, दे आर तो ऐसे लिख लेंगे, बताओ कोई प्रॉब्लम? इतने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। दे आर लिखा था, दे आर लिख लिया, क्यों? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या था? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है जी। नॉट क्यों आता है? क्योंकि निगेटिव बना रहे हैं, नॉट आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 4। और नीचे बचा मेरा डायरेक्शन, तो मैं क्या लिख दूंगा? डायरेक्शन। बोलो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए होगी तो काम खत्म करेंगे। 2 आपको देंगे एग्जाम्पल, सॉल्व करने के बाद कमेंट में उसका उत्तर आपको खुद देना है। कमेंट में उसका उत्तर आपको खुद देना है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? एक बार और रिपीट करते हैं ना, रिपीट करते हैं। कुछ बच्चे कहते सर रिपीट कर दिया करिए, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं, तो यार हम लोग ना बाद में रिपीट तो कर नहीं सकते हैं, आपको पता है। तो हमने क्या किया? हमने आपसे बताया अफर्मेटिव में नॉट नहीं लगता है, निगेटिव में नॉट लगता है। नॉट लगता कहाँ है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, क्लियर? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, एकदम क्लियर ना? चलिए ठीक, अब 2 एग्जाम्पल दूंगा, गिन के 2 एग्जाम्पल दूंगा, आपको उसको सॉल्व करके कमेंट में उत्तर बताना है, ठीक? और जिसका उत्तर सबसे पहले आएगा उसका नाम भी लिया जाएगा वीडियो में कि जी इन्होंने सबसे पहले अपना उत्तर दिया था। तो फटाफट आप लोग लग जाइए अपने अपने काम पर। और चलिए देखते हैं मेरे 2 एग्जाम्पल क्या हैं, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मेरा आज असर्टिव सेंटेंस एकदम से क्लियर हो गया। असर्टिव सेंटेंस आज मेरा क्लियर हो गया। चलिए 2 रहे दे लिख रहा हूं यहां। राम इज रीडिंग अ बुक। राम इज रीडिंग अ बुक, इसको भैया निगेटिव में बताना है। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पर लिख दिया कन्वर्ट टू निगेटिव, कन्वर्ट टू निगेटिव। इसको निगेटिव में बताओ। कन्वर्ट माने होता है कन्वर्ट करो, निगेटिव माने निगेटिव में। दूसरा मैं लिख रहा हूं, सुरेश विल रीड। सुरेश विल रीड। चलिए इसको भी आपको निगेटिव में बताना है, इसको भी आपको निगेटिव में बताना है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ एक अच्छे से और नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक जरूर करना वीडियो को। जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लेना, नोट कर लेना आप लोग, नोट करके इसका जवाब कमेंट में देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।